हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 7 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप सभी लोग एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा इस क्लास को। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी आती है। देखिए, राज्य में ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाली जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? जैक्सर श्रेणी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है? ट्रांस हिमालय उसे कहते हैं जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ, और ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय या फिर टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे। जो आपका ट्रांस हिमालय है इसको तिब्बती हिमालय या फिर टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। और भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती है? भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां हैं कारकोरम, कारकोरम, इसके अलावा कैलाश और लद्दाख। तो भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां हैं काकोरम, कारकोरम, कैलाश और लद्दाख। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। और बात करें नंदा देवी की, तो नंदा देवी जो श्रेणी है वो किस हिमालय के अंतर्गत? वृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। और आपका दूधातोली और द्रोणागिरी जो है ये दोनों ही श्रेणियां आती हैं किसके अंतर्गत? मध्य हिमालय के अंतर्गत। मध्य हिमालय के अंतर्गत ये श्रेणियां आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपिल का पेड़ कहानी के रचनाकार हैं। देखिए, कपिल का पेड़ इस कहानी के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजेश जोशी के अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनके अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? देखिए, एक दिन पेड़ बोलेंगे इनकी अन्य रचनाएं हैं। मिट्टी का चेहरा और नेपथ्य में हंसी, ये ध्यान रखेंगे। एक तो है आपका एक दिन पेड़ बोलेंगे, दूसरा है मिट्टी का चेहरा, तीसरा है नेपथ्य में हंसी। और मिट्टी का चेहरा और नेपथ्य में हंसी जो है इनका कौन सा संग्रह है? काव्य संग्रह है, ये ध्यान रखें। और वर्ष 2002 में इन्हें राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि राजेश जोशी जो हैं इनको वर्ष 2002 में किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर स्वामी सुंदरानंद का निधन कब हुआ? देखिए, हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे स्वामी सुंदरानंद, और इनका निधन कब हुआ? वर्ष 2020 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वामी सुंदरानंद इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के अनंतपुरम गांव में हुआ था वर्ष 1916 ईस्वी में। और स्वामी सुंदरानंद द्वारा गंगोत्री धाम में, ध्यान दीजिएगा, स्वामी सुंदरानंद जो है इनके द्वारा किस धाम में? गंगोत्री धाम में एक मंजिला चित्रशाला का निर्माण किया गया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन काल में हिमालय की विकटता की तस्वीरों को समाहित किया है। और इसका नाम इन्होंने क्या रखा था? इसका नाम इन्होंने रखा था तपोवनम हिरण्यगर्भ। तपोवनम हिरण्य गर्भ, उन्होंने इसका नाम रखा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। और स्वामी सुंदरानंद जो हैं ये वर्ष 1948 ईस्वी में
कहाँ पहुंचे थे? गंगोत्री पहुंचे थे। तो आपसे पूछा जाए स्वामी सुंदरानंद गंगोत्री कब आए, तो वर्ष 1948 में ये कहाँ पहुंचे? गंगोत्री पहुंचे। अगला देखिएगा, डोबरा चाठी पुल किस जनपद में स्थित है? देखिए डोबरा चाठी पुल स्थित है आपके किस जनपद में? टिहरी जनपद में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। डोबरा चाठी पुल भारत का सबसे लंबाई वाला मोटर वाहन युक्त सिंगल लेन पुल है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 440 मीटर इसकी लंबाई है। और यह पुल किस झील पर निर्मित किया गया है? टिहरी झील पर यह जो पुल है इसको निर्मित किया गया है। इस पुल का डिजाइन आईआईटी रुड़की और कानपुर द्वारा बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। आपसे पूछा जाए डोबरा चाठी पुल जो है इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो आईआईटी रुड़की जो है, आईआईटी रुड़की, इसके अलावा कानपुर द्वारा, आईआईटी रुड़की और कानपुर द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। और इसके बाद विदेशी सलाहकार की सहायता से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत है। तो देखिए इनमें से मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत आप सभी को बताना है कौन सा है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो देखिए मंगलेश डबराल का जो यात्रा वृत्तांत है वो एक बार आयुवा है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाकी पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये सभी इनके क्या हैं? काव्य संग्रह हैं, काव्य संग्रह हैं ये इनके। मंगलेश डबराल के जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1948 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ पर हुआ? टिहरी में इनका जन्म हुआ। और इनके गद्य संग्रह पूछा जाए कौन गद्य संग्रह कौन कौन से हैं, तो लेखक की रोटी, इसके अलावा कवि का अकेला पल इनके गद्य संग्रह हैं। और वर्ष 2001 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2001 में इनको कौन सा सम्मान दिया गया? इनको एक सम्मान दिया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, कौन सा सम्मान इनको वर्ष 2001 में दिया गया था। और हम जो देखते हैं इस रचना के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सलदर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है? देखिए सलदर नामक गर्म झरना जो है ये आपके किस जनपद में? इसका राइट आंसर है चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए चमोली जनपद में एक और जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? वसुंधरा जलप्रपात। आपने पढ़ा होगा वसुंधरा जलप्रपात। तो ये भी आपके किस जनपद में? चमोली जनपद में ही स्थित है। और यह प्रपात अलकनंदा नदी पर बनाया गया है, जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 112 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए अगला है आपका, प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए किस संस्था से प्रदेश सरकार ने समझौता किया है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रदेश में ई गवर्नेंस जो है तो इसके लिए किस संस्था से प्रदेश सरकार ने समझौता किया है? आईबीएम संस्था से। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए सरकार ने राज्य सरकार जो है प्रदेश सरकार, तो उसने किस संस्था के साथ समझौता किया है? आईबीएम संस्था के साथ। देखिए सरकारी काम काजों में शीघ्रता व सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही क्या है? ई गवर्नेंस है। और राज्य सरकार ने वर्ष 2001 में राज्य सरकार ने वर्ष 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया है। आपसे पूछा जाए राज्य सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2001। अगला देखिएगा, राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? देखिए राज्य में भू अभिलेखों का जो नामकरण है ये किस सॉफ्टवेयर से? सॉफ्टवेयर देवभूमि से किया जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिए। अगला देखिए, जौनसार का जो हनोल मंदिर है उसकी वास्तुशैली
बतानी है आपको। जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया था? तो जौनसार का जो हनोल मंदिर था वो किस वास्तुशैली, हूण वास्तुशैली में बनाया गया था। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हनोल के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या था? चकरपुर। चकरपुर इसका प्राचीन नाम था। हुणा भाट ने, ध्यान दीजिएगा, हुणा भाट ने हनोल मंदिर का निर्माण कराया था। पूछा जाए आपसे हनोल मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो किसने कराया? हुणा भाट ने कराया था। और हनोल मुख्य मंदिर में बैठा महासू का है। हनोल मुख्य मंदिर जो है वो किसका है? महासू देवता का बैठा महासू का है। और जिस जिसे क्या कहा जाता है? महासु देवता को क्या कहा जाता है? कैलू वीर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलू वीर भी इन्हीं को ही कहा जाता है। कैलू वीर कहा जाता है किसको? महासु देवता को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देहरादून स्थित मंदारम क्षेत्र किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, देहरादून में स्थित है आपका मंदारम क्षेत्र, जो कि किस खनिज संसाधन के लिए? चूना पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देहरादून में कालसी के पास मंदारम एवं बाराकोट क्षेत्र जो है ये उत्तम किस्म के चूना पत्थर के यहाँ पर क्या होते हैं? भंडार पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, देहरादून में जो कालसी के पास मंदारम है, मंदारम जो क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? कालसी के पास स्थित है। कालसी के पास स्थित मंदारम। और यहाँ पर एक और क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? बाराकोट। बाराकोट इसका नाम है। तो बाराकोट क्षेत्र उत्तम किस्म के चूना पत्थर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और मसूरी में जो है ये क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? मसूरी में पाए जाते हैं। और देहरादून में बोराइट्स धातु के भंडार भी हैं। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में प्रसिद्ध मनेरी भाली परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? देखिए, उत्तराखंड में प्रसिद्ध है मनेरी भाली परियोजना, जिसका निर्माण किस नदी पर? भागीरथी नदी पर किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी नदी पर मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट व मनेरी भाली परियोजना सेकंड स्थित है। ये ध्यान रखेंगे, किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में। तो मनेरी भाली परियोजना 1 और मनेरी भाली परियोजना सेकंड स्थित है उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी नदी पर। और मनेरी भाली परियोजना की विद्युत क्षमता की बात करें तो 90 मेगावाट यह इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट की, ये ध्यान रखेंगे, दो परियोजनाएं हैं फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट की कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है? 90 मेगावाट। और यह परियोजना वर्ष 1983 ईस्वी से कार्यरत है। और मनेरी भाली परियोजना सेकंड की अगर हम बात करें, फर्स्ट तो 90 मेगावाट की है, सेकंड की बात करें तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 304 मेगावाट। 304 मेगावाट की ये परियोजना है मनेरी भाली परियोजना सेकंड। और इसका निर्माण वर्ष 1976 ईस्वी में शुरू किया गया, लेकिन आर्थिक कमी के कारण इसका निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया था। और पुनः वर्ष 2002-3 में इस परियोजना का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ था, जो कि वर्ष 2008 में पूरा हुआ। ये ध्यान रखेंगे, निर्माण कार्य 2002-2003 में फिर से शुरू कर दिया गया था, जो कि वर्ष 2008 में पूर्ण हुआ था। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में किस आंदोलन को खतहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है? देखिए, यहाँ पे खतहीन हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, रक्तहीन है ये, रक्तहीन। तो रक्तहीन जो क्रांति है इसके नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? कूली बेगार आंदोलन को। उत्तराखंड राज्य में कूली बेगार आंदोलन जो है इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, कूली बेगार में ब्रिटिश अधिकारियों का जो सामान है वो निःशुल्क ढोना पड़ता था। और 14 जनवरी 1921 ईस्वी में उत्तरायणी मेले के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे व हरगोविंद पंत आदि के सहयोग से 40,000 प्रदर्शनकारियों ने कूली बेगार रजिस्टर किस नदी में बहा दिए? सरयू नदी में बहाए। और सरयू नदी के तट पर वर्ष 1921 ईस्वी में कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में
अटल आयुष्मान योजना कब शुरू हुई? देखिए उत्तराखंड राज्य में अटल आयुष्मान योजना शुरू की गई वर्ष 2018 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिन लोगों ने अभी भी इस सेशन को शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है। डेली आपको सुबह 10 बजे ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप सभी लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक एक जो सीरीज़ है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एक दिन छोड़ देते हैं तो आपका देखिए 20 क्वेश्चन का लॉस तो होता ही है, साथ ही साथ आपको इतने भी इम्पोर्टेंट जो कंटेंट दिया जा रहा है उसका भी आपका लॉस होता है। तो डेली हो सके आपको सुबह 10 बजे टाइम नहीं मिल रहा है तो आप शाम को भी इस क्लास को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें स्टडी विद एम को। यहाँ पर इतना अच्छा आपको जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपके आगामी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगला देखिएगा, पिथौरागढ़ के कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी यात्रा आयोजित की जाती है? देखिए पिथौरागढ़ के कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली यात्रा कौन सी है? हिल यात्रा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिल यात्रा या फिर इसको हिल यात्रा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महास्म संस्कृति के आकृतियों की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। महास्म संस्कृति की जो आकृतियां थी इनकी खोज किसके द्वारा? रॉबर्ट कार्नक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। महाश्म संस्कृति की आकृतियों की जो खोज है वो कब की गई? 1877 ईस्वी में रॉबर्ट कार्नक द्वारा महाश्म संस्कृति की आकृतियों की खोज की गई। और इस संस्कृति से संबंधित आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई है? द्वारा हाट से। द्वारा हाट के चंद्रेश्वर मंदिर से ये आकृतियां प्राप्त हुई हैं। और द्वारा हाट के चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग 200 कप मार्क्स भी प्राप्त हुए हैं। अगला देखिएगा, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है यशोधर मठवाल को। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए मोतीचूर वन्यजीव विहार जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना हुई वर्ष 1935 ईस्वी में। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा मोतीचूर वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है। चलिए अगला है आपका, बाणासुर की पुत्री उषा के नाम पर किस स्थल का नाम है? देखिए बाणासुर की जो पुत्री थी इसका नाम क्या था? उषा था। तो इसके नाम पर कौन सा स्थल है? इसके नाम पर है ऊखी मठ। आप कमेंट करके बताइएगा बाणासुर का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? किस जनपद में बाणासुर का किला स्थित है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, आप सभी लोग आंसर जरूर कीजिएगा इसका। अगला देखिएगा, विष कन्या किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? देखिए विष कन्या की अगर हम बात करें तो ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये है गौरापंत शिवानी की। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गौरापंत शिवानी की अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म वर्ष 1923 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? राजकोट में। राजकोट में इनका जन्म हुआ था। गौरापंत मूल रूप से कहाँ की निवासी थी? मूल रूप से ये अल्मोड़ा की निवासी थी। गौरापंत को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान कब दिया गया? वर्ष 1979 ईस्वी को इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान दिया गया। और वर्ष 1981 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। इनके प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? एक तो है विष कन्या, इसके अलावा 14 फेरे, 14 फेरे ये भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा गहरी नींद, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, इसके अलावा मायापुरी, मायापुरी और कृष्णा कली, कृष्णा कली, ये सभी रचनाएं जो है वो किसकी है? गौरापंत शिवानी की है। तो ये ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मायरिका एस्कुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए मायरिका एस्कुलेटा ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये है काफल का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और काफल जो है ये उत्तराखंड राज्य का राजकीय फल है। ये ध्यान रखेंगे, राजकीय फल कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का काफल। और इसका वैज्ञानिक नाम है मायरिका एस्कुलेटा।
तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।